अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इमर्स क्लासेस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, ठीक से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट लाइनर्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने क्लास 11th के ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टार्ट किया है। इसमें ऑलरेडी मैंने 4 चैप्टर्स को डिस्कस किया है, जिसमें मैंने एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट लाइनर्स को डिस्कस किया है। दिस वीडियो इज़ फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस एग्जाम्स लाइक दैट कि नीट के लिए, जेके बोपी, ठीक है, सुकास्ट का एग्ज़ाम जो है, या और कोई मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसका 11th और 12th का सिलेबस है, उनके लिए सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम लिमिटेड टाइम में इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइन्स को डिस्कस करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये जो टॉपिक असल में है, ये है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो आपने 10th में भी पढ़ा होगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में 2 सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, एक है नर्वस सिस्टम, दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, दीज आर द 2 systems इन आवर बॉडी दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या रोल है, यानी नर्वस सिस्टम का क्या रोल है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, दैट मीन्स न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसके बाद जो चैप्टर है दैट इज केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दैट मीन्स एंडोक्राइन सिस्टम का रोल क्या है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, वो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। विदाउट वेस्टिंग माई टाइम वी विल स्टार्ट द वीडियो। इंपॉर्टेंट लाइन्स को ही डिस्कस करेंगे। पहला पेज में वैसी कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। सेकंड जो पेज है, इसमें है पहला ही टॉपिक न्यूरल सिस्टम। इसमें आपको मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। कैसे आ सकता है? लाइक दैट के अगर आप देखेंगे ये जो न्यूरल सिस्टम है ये वेरी करता है एज पर द ऑर्गेनिज्म। लोअर ऑर्गेनिज्म में ये उतना डेवलप्ड नहीं होता है जितना ये हायर ऑर्गेनिज्म में डेवलप हुआ होता है। अब हम एनसीईआरटी में ही देखते हैं ये क्या हमें बोलता है। ये बोलता है कि जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं लाइक दैट के हाइड्रा, इसमें जो नर्वस सिस्टम में आता है वो आता है सिर्फ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, यानी हाइड्रा में सिर्फ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होती है नर्वस सिस्टम में, और कुछ नहीं होता है। अगर हम इंसेक्ट्स की बात करेंगे, इंसेक्ट्स में होता है ब्रेन भी प्रेजेंट नर्वस सिस्टम में, और नंबर ऑफ गैंग्लिया भी प्रेजेंट होते हैं, और न्यूरल टिश्यू। यानी अगर हम हाइड्रा की बात करेंगे, हाइड्रा में होता है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। अगर हम इंसेक्ट्स की बात करेंगे, इनमें ब्रेन भी होता है, प्लस इनमें गैंग्लिया भी होते हैं, बहुत सारे गैंग्लिया, और इसमें न्यूरल टिश्यू भी होता है। ये होता है किसमें? इंसेक्ट्स में। और जो वर्टेब्रेट्स होते हैं लाइक दैट के हम में वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, न्यूरल सिस्टम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। देखिए ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में 2 पार्ट्स आते हैं, सीएनएस एंड पीएनएस। मैं आपको ये डायग्राम से दिखाता हूँ ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। इस टेबल को बनाना, इस चार्ट को बनाना और इसको एक पेज पर बनाना, फिर आप इसी से इस पैराग्राफ को रिवाइज कर सकते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, सॉरी, अगर हम देखेंगे कहाँ पहुँचे थे हम क्या काम कर रहे थे। जो ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, ठीक है, इसमें आते हैं 2, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, इसमें 2 चीज़ें आते हैं, एक तो ब्रेन आता है, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है ये आता है किसमें? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें आते हैं पेरिफेरल नर्वस। क्या आते हैं? पेरिफेरल नर्वस। जो भी अदर देन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जो भी नर्वस है उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस, वो आते हैं इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। ये बात याद रखना। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं, जो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसके भी और 2 टाइप्स है, दैट इज एसएनएस एंड एएनएस, यानी सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये चार्ट बनाना, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, इससे आपको रिवीजन में आसानी हो जाएगी। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो स्केलेटल मसल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्केलेटल मसल्स, उन तक मैसेज पहुंच जाते हैं और उनसे मैसेज ले आते हैं। यानी स्केलेटल मसल्स
इसको जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ नर्व्स कनेक्ट करते हैं, पेरिफेरल नर्व्स, उनको हम बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। दैट कम्स अंडर द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दीज आर कॉल्ड सोमैटिक नर्व्स। दीज आर द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्केलेटल मसल्स के साथ जोड़ता है। यानी सीएनएस से जो स्केलेटल मसल्स को इन्फॉर्मेशन आती है और स्केलेटल मसल्स से जो सीएनएस को मैसेज आती है वो जाती है इन सोमैटिक नर्वस से, यानी सोमैटिक न्यूरल सिस्टम से। ठीक है, इसके बाद क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस। फिर मैं आपको एनसीईआरटी के लाइन से भी इसको पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसके बाद जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये काम करता है जो इनवॉलंटरी ऑर्गन्स होते हैं, इनवॉलंटरी ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स। मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी के लाइन्स बता रहा हूँ, ना डीप जा रहा हूँ ना कुछ, सिर्फ एनसीईआरटी के लाइन्स को समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप देखेंगे जो इनवॉलंटरी ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गन्स जो हमारे विल या हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जो स्मूथ मसल्स होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है? इनवॉलंटरी ऑर्गन्स और स्मूथ मसल्स, दीज आर बोथ इनवॉलंटरी, दीज मसल्स आर आल्सो इनवॉलंटरी, स्मूथ मसल्स आर आल्सो इनवॉलंटरी एंड सम ऑर्गन्स आर इनवॉलंटरी ऑर्गन्स। ये दोनों हमारे विल में नहीं होते हैं। इनको जो पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है उसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यानी दीज ऑटोनॉमिक नर्व्स या ऑटोनॉमिक नर्वस system, these connects the involuntary organs and the smooth muscles with the central nervous system। वहाँ से इनको मैसेज आती है और यहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज आती है थ्रू दिस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, न्यूरल सिस्टम। अब जो एएनएस है, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, ये वाला, इसके और दो टाइप्स है। ठीक है, इसके दो और टाइप्स है। एक है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपथेटिक सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अगर आप देखेंगे ये सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, दीज आर द टाइप्स ऑफ, दीज आर द पार्ट्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों किन को सप्लाई करेंगे? सिंपथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक नर्वस, दीज सप्लाई टू द वॉलंटरी एंड द इनवॉलंटरी एंड द स्मूथ मसल्स। ठीक है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम यानी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। अभी के लिए आपके एनसीईआरटी में इसके बारे में नहीं दिया गया है इनकी क्या फंक्शन है, लेकिन अभी के लिए याद रखिए ये जो पैरासिम्पथेटिक सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है ये इनकी एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, एनहांस करते हैं और इनको स्टिमुलेट करते हैं। जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस है ये इनकी एक्टिविटी को डिक्रीज करता है और इनको स्टिमुलेट होने से बचाता है, यानी इनको स्टिमुलेट नहीं करवाता है। यानी ये दोनों अलग अलग काम करते हैं। यानी ये अगर इस फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट है, वो मान लो आप, हमारा हार्ट इनवॉलंटरी ऑर्गन है, वो हमारे विल में नहीं है। ठीक है, अगर आप देखोगे हार्ट रेट को बढ़ाना सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है, हार्ट रेट को घटाना पैरासिम्पथेटिक नर्वस का काम है। यानी इन दोनों के काम उल्टे होते हैं। अगर ये एक्टिविटी को बढ़ाएगा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम उस एक्टिविटी को कम करेगा। अगर ये हार्ट रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज करवाता है तो ये रेस्पिरेशन रेट को डिक्रीज करवाता है। दीज आर डूइंग वर्क अपोजिट टू ईच अदर, वी कैन से इन टर्म्स ऑफ दे आर एगोनिस्टिक, यानी ये एक दूसरे का उल्टा काम करते हैं। ये उसके एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, ये उसकी एक्टिविटी को सप्रेस करता है। अभी के लिए इतना याद रखिए, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो है, अब ये जो ये वाला था ये मैंने डिस्कस आपको कर लिया। विसरल नर्वस सिस्टम एक और पार्ट है, ये है पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसका पार्ट है विसरल नर्वस सिस्टम। इसमें आते हैं नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया एंड प्लेक्सस। ये क्या होते हैं इनके बारे में यहाँ नहीं दिया गया है, लेकिन हायर क्लास में आपने ये डीप में पढ़ने हैं। लेकिन अभी के लिए इतनी याद रखिए कि विसरल नर्वस सिस्टम किसका पार्ट होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, और इसमें आते हैं ये चीज़ें। अभी मैं सिर्फ एनसीईआरटी लाइन्स को ही बता रहा हूँ, मैं पूरी डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। एफरेंट फाइबर्स एंड इफरेंट फाइबर्स, दीज आर द पीएनएस। यानी जो पेरिफेरल नर्व्स होते हैं, पेरिफेरल नर्व्स दो किस्म के हो सकते हैं, एफरेंट नर्व्स या इफरेंट नर्व्स। एफरेंट नर्व्स वो नर्व्स होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ले जाए, यानी यहाँ से मैसेज को ले आए, कहाँ से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी मान लो फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, यहाँ से है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। वहाँ से जो मैसेज आती है इन ऑर्गन्स को, पेरिफेरल ऑर्गन्स को, वो आती है थ्रू एफरेंट नर्व्स। और यहाँ से जो मैसेज जाती है इन ऑर्गन्स से पेरिफेरल
ऑर्गन्स से टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस से टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उनको हम बोलते हैं एफरेंट फाइबर्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर लिखा भी होगा, देखिए एफरेंट नर्व ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स किसी भी ऑर्गन या टिश्यू से टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वाइल एज एफरेंट फाइबर्स ये ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से एफेरेंट जो होते हैं AFFERENT, सॉरी मैंने शायद वहाँ पर उल्टा बोला, एफेरेंट जो होते हैं, एफेरेंट टिश्यू या आर्गन से लेते हैं टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो इफेरेंट होते हैं इफेरेंट लेते हैं फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द टिश्यूज़ या आर्गन्स। ठीक है, ये मान लो ये टिश्यूज़ है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। टिश्यूज से जो मैसेज लेते हैं टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम उनको हम बोलते हैं एफेरेंट नर्वस ए से, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो लाते हैं मैसेज टू द टिश्यूज या ऑर्गन्स उनको हम बोलते हैं ई से, इफेरेंट नर्वस। ठीक है, ये बात याद रखना। ये था इसमें इम्पोर्टेंट। अब है न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये भी क्वेश्चन आता है बहुत बार। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वल सिस्टम, दैट इज़ न्यूरॉन या नर्व सेल। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। देखिए ये जो न्यूरॉन है ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है, याद रखना। जैसे कि आपने पढ़ा होगा नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसी तरह ये नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। अगर हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे इसमें 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी जिसे हम सोमा भी कहते हैं, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। ठीक है, सेल बॉडी में क्या होता है, सेल बॉडी में होता है साइटोप्लाज्म जैसे सेल में होता है, और कुछ टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं सेल के लिए, और इसमें होते हैं इम्पोर्टेंट ग्रेन्युलर बॉडीज जिनको हम बोलते हैं निसिलस ग्रेन्युलस। निसिलस ग्रेन्युलस पर 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत बार इस पर क्वेश्चन आया है। क्या क्या क्वेश्चन आया है निसिलस ग्रेन्युलस पर मैं आपको बताता हूँ। निसिलस ग्रेन्युलस पर 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला जो है निसिलस ग्रेन्युलस जो होता है, निसिलस ग्रेन्युलस किसके बने होते हैं, याद रखना। निसिलस ग्रेन्युलस आर फॉर्म्ड ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या आप कह सकते हो दीज आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ RER। तो ऑप्शन में सिर्फ RER दिया होगा, तो कुछ लिखते हैं कि इसमें फ्री राइबोसोम्स भी होते हैं। ठीक है, ये आउट ऑफ NCERT वाला पॉइंट है, लेकिन पिछली बार एक बार आया था ये वाला क्वेश्चन। अगर आया भी नहीं होगा, मतलब अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आया इन पर, मतलब NTA पर हम भरोसा नहीं कर सकते, NTA कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन अब जो पैटर्न रहा है एग्जामिनेशन का उसमें NCERT से बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन आप इसको याद रख सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है निसिलस ग्रेन्युलस जो होता है, निसिलस ग्रेन्युलस का काम क्या है। निसिलस ग्रेन्युलस प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, याद रखना। इन न्यूरॉन्स इट हेल्प्स इन द प्रोसेस कॉल्ड एज प्रोटीन सिंथेसिस। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके NCERT में दिया गया है, ये 2 NCERT से थोड़ा हटकर है, लेकिन जो थर्ड वाला पॉइंट है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वाला NCERT में दिया गया है। एक बार क्वेश्चन आया था कि कौन सा पार्ट है न्यूरॉन का जिसमें निसिलस ग्रेन्युलस नहीं होते हैं। याद रखना, सेल बॉडी जो होती है, सेल बॉडी में भी ये होते हैं, डेंड्राइट्स में भी होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेंड्राइट्स में भी होते हैं। जो बचा एक्सॉन में ये नहीं होते हैं। दीज निसिलस ग्रेन्युलस आर नॉट प्रेजेंट इन एक्सॉन, दीज आर प्रेजेंट इन डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडी। ये एक बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये बात याद रखना। इसके बाद है निसिलस ग्रेन्युलस के बाद इम्पॉर्टेंट है कि ये, अगर मैं यहाँ पर डायग्राम आपको समझाऊँ, ये जो है ये है सेल बॉडी या सोमा, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें निसिलस ग्रेन्युलस है। ठीक है, ये जो होते हैं ये बाहर की ओर सेल बॉडी के छोटे छोटे फाइबर्स, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये निसिलस ग्रेन्युलस अगर आप देखोगे ये डेंड्राइट्स में, देखिए इमेज में भी दिया गया है, अगर आप इमेज को भी अच्छे से फॉलो करोगे, ये जो रेड डॉट्स है ये है निसिलस ग्रेन्युलस। देखिए ये डेंड्राइट्स में भी ये निसिलस ग्रेन्युलस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्सॉन में ये नहीं है, यही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, निसिलस ग्रेन्युलस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी, और इधर से एक लॉन्ग फाइबर निकलता है जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, ये बात याद रखना। और न्यूक्लियस जो होता है ये सेल बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर आप ये देखोगे ये ऊपर वाले ये जो सेल्स होते हैं इस एक्सॉन की कवरिंग पर, इनको हम बोलते हैं श्वान सेल्स। ये जो ब्लैकिश होते हैं, ये ब्लैकिश यहाँ पर बनाए गए हैं, ये है श्वान सेल्स। श्वान सेल्स के ऊपर अगर आप देखोगे ये कवरिंग होती है, फैट की बनी हुई कवरिंग होती है हर किसी सेल के ऊपर, इसे हम बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। अगर आप देखोगे इन माइलिन, 2 माइलिन शीथ के बीच में ये जो
गैप्स होते हैं, इनके बीच में ये जो गैप्स होते हैं इनको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रणवीर, नोड ऑफ रणवीर। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा होगा। और इसके बाद होते हैं ये जो होते हैं इस तरह, इनको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स, इनके एंड पर होते हैं साइनेप्टिक नोब्स। ये है स्ट्रक्चर, आपको यहाँ पर लेबलिंग टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एनसीईआरटी की डायग्राम को अच्छे से पढ़ना। इसके बाद क्या है, व्हाट आर, अगर आप देखोगे जो ब्रांच में होते हैं साइनेप्टिक नोब्स, इनमें होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स जिनमें होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स का क्या काम है जब हम वो पढ़ेंगे, साइनेप्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स, वहाँ पर मैं बताऊँगा न्यूरोट्रांसमीटर्स का क्या काम है। लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं प्रेजेंट इन द साइनेप्टिक वेसिकल्स, दीज वेसिकल्स आर प्रेजेंट इन साइनेप्टिक नोब्स, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट पैरा, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, एक न्यूरॉन में कितने डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन होंगे उसके बुनियाद पर न्यूरॉन के 3 टाइप्स है, मल्टीपोलर, बाईपोलर एंड यूनिपोलर। यूनिपोलर, व्हाट आर यूनिपोलर? यूनिपोलर देखिए मैं बनाता हूँ स्ट्रक्चर, ये है यूनिपोलर, ये है बाईपोलर, मैं अब रफली डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, ये है मल्टीपोलर, ये है मल्टीपोलर। क्या मतलब, वो टाइप ऑफ न्यूरॉन्स जिनमें डेंड्राइटिस प्रेजेंट ना हो और एक खाली एक्सॉन हो। सेल बॉडी तो हर किसी में होती है, हर किसी न्यूरॉन में होती है सेल बॉडी, लेकिन वो न्यूरॉन जिसमें डेंड्राइटिस प्रेजेंट नहीं हो, एक एक्सॉन हो और सेल बॉडी हो, उसे हम बोलते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन्स। और वो न्यूरॉन जिनमें एक डेंड्राइट होती है और एक एक्सॉन होता है, एक एक्सॉन होता है और सेल बॉडी तो होती है, इनको हम बोलते हैं बाईपोलर न्यूरॉन्स। एंड व्हाट आर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स? वो न्यूरॉन जिनमें बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं और एक एक्सॉन होता है, इनको हम बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। एक तो ये डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन इज एग्जाम्पल। यूनिपोलर न्यूरॉन की एग्जाम्पल क्या है मैं बताता हूँ। यूनिपोलर एक्सॉन है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, वो होते हैं यूजुअली यूनिपोलर। यूनिपोलर सेल्स में होते हैं सेल बॉडी और एक एक्सॉन, ये फाउंड यूजुअली होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट। बाईपोलर वो होते हैं जिनमें एक एक्सॉन होता है और एक डेंड्राइट होती है। एग्जाम्पल रेटिना ऑफ आई, यानी आई में जो रेटिनल सेल्स है वो होते हैं बाईपोलर। मल्टीपोलर के एग्जाम्पल्स क्या है, फाउंड इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो हमारा ब्रेन है उसमें जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसमें पाए जाते हैं मल्टीपोलर। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन भी। एंड सेकंड टाइप, मतलब सेकंड क्लासिफिकेशन इज माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। अगर कभी पूछा जाए शिवान सेल्स माइलिनेटेड न्यूरॉन में प्रेजेंट होते हैं या अनमाइलिनेटेड में, याद रखना शिवान सेल्स आर प्रेजेंट इन बोथ टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, चाहे वो माइलिनेटेड हो या अनमाइलिनेटेड हो। इट इज़ बेस्ड ऑन दिस माइलिन शीथ। कुछ न्यूरॉन्स में ये माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, उनको हम बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, और कुछ न्यूरॉन्स में ये माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। ठीक है, लेकिन शिवान सेल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं, याद रखना, चाहे माइलिनेटेड न्यूरॉन है चाहे अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है, शिवान सेल दोनों में प्रेजेंट होती है। लेकिन माइलिन शीथ जो होता है ये सिर्फ माइलिनेटेड न्यूरॉन में प्रेजेंट होता है। ये माइलिन शीथ यही शिवान सेल्स सिक्रेट करते हैं। अब आप बोलोगे कि उनमें जो शिवान सेल्स होते हैं वो क्यों नहीं सिक्रेट करते हैं, तो ये लंबा वीडियो बन जाएगा, अभी वो डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, याद रखना। और एग्जाम्पल रखना, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहाँ पर होते हैं। ठीक है, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं स्पाइनल एंड क्रैनियल नर्व्स, जो भी हमारे स्पाइनल कार्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, चाहे ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी न्यूरॉन्स होते हैं वो होते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स यानी माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। और जो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यहाँ पर लिखा है ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इसी को हम बोलते हैं पीएनएस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं अनमाइलिनेटेड नर्वस, अनमाइलिनेटेड नर्व्स। आपको ये समझ आया होगा। अब है नेक्स्ट टाइप, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। याद रखना, एक्साइटेबल सेल्स, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स। याद रखना, हमारे बॉडी में 2 ही टाइप्स ऑफ सेल्स है जो एक्साइटेबल है, याद रखना, ये उम्र भर के लिए याद रखना। 2 टाइप्स ऑफ सेल्स हमारे बॉडी में क्या होते हैं, एक्साइटेबल। एक्साइटेबल मीन्स जो एक तो एक्शन पोटेंशियल बनाते हैं और उसको कंडक्ट करते हैं। एक तो है न्यूरॉन, न्यूरॉन है
एक्साइटेबल सेल, दूसरी है मसल सेल्स। जो हमारे बॉडी में मसल सेल्स होते हैं वो भी एक्साइटेबल होते हैं, वो भी खुद एक्शन पोटेंशियल बनाते हैं और उसे ट्रांसमिट करते हैं। और जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स भी होते हैं एक्साइटेबल सेल्स। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सेल्स जो होते हैं ऑटो एक्साइटेबल। ठीक है, ये बात याद रखना। अब हम पढ़ेंगे ये बनता कैसे है। अगर हम देखेंगे जब एक न्यूरॉन रेस्ट में होता है, जब इसको कोई स्टिमुलस नहीं होता है, जब ये एक्शन पोटेंशियल को ट्रैवल नहीं करता है, तो इसके बाहर होता है पॉजिटिवली चार्जड होता है बाहर से, अंदर से होता है ये नेगेटिवली चार्जड। क्यों होता है मैं बताता हूँ। क्योंकि इसमें जो ये होते हैं चैनल्स जिनको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप्स। ठीक है, यूजुअली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे एनसीईआरटी की लाइन है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे क्या होता है, रेस्टिंग स्टेज पे क्या होता है, रेस्टिंग स्टेज पे ये जो मेम्ब्रेन होता है किसका, एक्सॉन का, ठीक है, या सेल बॉडी का, ये जो मेम्ब्रेन होता है ये परमिएबल होता है टू द पोटेशियम बट इम्परमिएबल टू द सोडियम। याद रखना, एट द रेस्टिंग स्टेज ऑफ द न्यूरॉन इट इज़ परमिएबल टू द पोटेशियम एंड नियरली इम्परमिएबल टू द सोडियम। तो ये जो सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप है ये क्या काम करता है, ये 3 सोडियम को बाहर फेंकता है, 3 सोडियम को बाहर फेंकता है और इन रिटर्न 2 पोटेशियम के आयनस को अंदर लाता है। अंदर क्या होते हैं इसमें होते हैं नेगेटिवली चार्जड प्रोटीन्स, नेगेटिवली चार्जड। अगर आप देखोगे ज्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज जब ये चलता रहता है हर किसी सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप के थ्रू, 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलते हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर चले जाते हैं। तो इन टर्न क्या होगा, अंदर की ओर पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा और बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। और यहाँ तो वाई से भी नेगेटिवली चार्जड प्रोटीन्स है, इसीलिए क्या होता है, अंदर की ओर होता है नेगेटिवली चार्जड मेम्ब्रेन, बाहर की ओर होता है ये पॉजिटिवली चार्जड मेम्ब्रेन ज्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज। ये बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, मैं अभी आपको ऊपर से ही समझा रहा हूँ जो आपके एनसीईआरटी के लेवल क्या है। इसका मतलब क्या है, ज्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज जो मेम्ब्रेन के बाहर जो होता है मेम्ब्रेन, यानी ये जो एक्सोप्लाज्म होता है, एक्सॉन की मेम्ब्रेन होती है, इसके बाहर होता है पॉजिटिव चार्ज, अंदर होता है नेगेटिव चार्ज। आपको पता है जब एक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होता है उनके दरमियान होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ज्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेज अक्रॉस द membrane of the axon is called a resting membrane potential. Resting membrane potential is the membrane potential across the exoplasm that during the resting stage that is created by the sodium and the potassium. ठीक है, ये बात याद रखना, ये बनता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यहाँ पर यही दिया गया है कि जब रेस्टिंग में होता है एक न्यूरॉन तो ये होता है मोर परमिएबल टू द, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अगर हम देखेंगे जो रेस्टिंग स्टेज होता है, ठीक है, रेस्टिंग स्टेज जो होता है, रेस्टिंग स्टेज में ये जो मेम्ब्रेन होता है न्यूरॉन का, इट इज़ मोर परमेबल टू द पोटेशियम आयन्स एंड नियरली इम्परमेबल टू द सोडियम। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। और अगर आप पता होगा इट इज़ आल्सो परमेबल टू द नेगेटिवली चार्जड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर तो बड़ा होता है इसलिए वो पास नहीं होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, बाहर की ओर पॉजिटिवली चार्जड बन जाता है मेम्ब्रेन और अंदर की ओर नेगेटिवली, और इनके दरमियान जो ये होता है उसे हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, इसकी में कौन हेल्प करता है इसको, सोडियम पोटेशियम पंप, क्योंकि वो 3 सोडियम को बाहर फेंकता है, 2 पोटेशियम को अंदर लेता है और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है। उसकी वजह से जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बन जाता है, इसकी मदद से ये जो मेम्ब्रेन होता है ये बनता है पोलराइज्ड, और इस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन between the positive and the negative sides of the membrane is called a resting membrane potential या resting potential। अब जब कभी स्टिमुलस लगता है किसी पॉइंट पर तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर उल्टा हो जाता है, वहाँ पर रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। अब तक तो सोडियम का ये इम्परमेबल था, लेकिन जब कोई स्टिमुलस पड़ता है तो ये बनता है परमेबल टू द सोडियम, और सोडियम रश के साथ अंदर चला जाता है इनटू द न्यूरॉन। ठीक है, उससे क्या होता है, पोलैरिटी चेंज हो जाती है। यानी अगर अब तक था पॉजिटिव बाहर नेगेटिव अंदर, अब जब रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम होता है अंदर की ओर, अब बनता है बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव। आप दिमाग भी लगा सकते हो कैसे बनता है, अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन अब नेगेटिवली चार्जर बनता है और बाहर वाला पॉजिटिवली चार्जर, इसको हम बोलते हैं डिपोलराइजेशन। ठीक है, और उस टाइम जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है अक्रॉस द एक्सो मेम्ब्रेन यानी एक्सोप्लाज्म यानी एक्सॉन के मेम्ब्रेन के
दोनों साइड में जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनता है उसे हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। अब क्योंकि अब स्टिमुलस ने ये पोटेंशियल जनरेट किया नया वाला, जिसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, इसी को हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स। ठीक है, याद रखना। इसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर हम देखेंगे इम्पल्स जो होता है, एक्शन पोटेंशियल जब होता है, ये आगे आगे बढ़ता है, पीछे पीछे फिर से वही होने लगता है, फिर से परमिएबिलिटी ऑफ पोटेशियम बढ़ जाती है, सोडियम की परमिएबिलिटी डिक्रीज होती है, और फिर से रिवर्सल ऑफ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाता है, और आगे आगे ये कौन एक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाता है। ठीक है, अगर आप देखोगे इस पर भी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा, देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे क्वेश्चन बन सकता है। ये देखिए, ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। अब जब यहाँ पर स्टिमुलस पड़ता है, जब यहाँ पर रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम होता है, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, अब मुझे बताइए जब सोडियम बहुत ज़्यादा अंदर की हो जाएगा, अब क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ नेगेटिव बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डिपोलराइजेशन। मान लो साइड ए पर बन गया, ये उल्टा हुआ। ठीक है, यहाँ पर जनरेट हुआ एक्शन पोटेंशियल। अब मुझे बताइए अंदर की ओर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिवली चार्जड आयन, ये मूव करेंगे फ्रॉम दिस साइड, इसको मैं बोलता हूँ बी से जाएंगे ये टू द ए, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिवली चार्जड है, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्जड आयन्स विल शिफ्ट टुवर्ड्स द ए पॉइंट। एंड मुझे बताइए जब आयन्स इस तरह मूव करेंगे, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, उल्टी, यानी करंट विल मूव फ्रॉम द ए साइड टू द बी साइड। अब क्या कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कभी पूछा जा सकता है करंट जो फ्लो होता है वो होता है ए टू बी, लेकिन जो आयन्स नेगेटिवली चार्जड आयन्स होता है उनका मूवमेंट होता है फ्रॉम द बी टू द ए। जैसे आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, यानी नेगेटिवली चार्जड नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन होती है, करंट की, वही भी यहाँ पर होता है। यानी यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ नेगेटिवली चार्जड आयन्स है, ये मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, बट द करंट विल फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव। यानी करंट ए साइड से बी साइड की ओर जाएगा, लेकिन जो नेगेटिवली चार्जड आयन्स है वो बी से ए की ओर जाएगा। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अगर एनटीए वालों की कभी मतलब दिमाग उनका खराब हो गया, वो इस तरह बनाएंगे कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। मैं बनाता हूं इस तरह, एक ऑप्शन ये देंगे, इस साइड को लिखेंगे ए, इसको लिखेंगे बी, फिर लिखेंगे करंट की डायरेक्शन इस तरह। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे सकते हैं इस तरह, इसको लिखेंगे ए, इसको लिखेंगे बी, फिर बोलेंगे करंट की डायरेक्शन इस तरह। तीसरा ऑप्शन दे सकते हैं इस तरह, और यहाँ पर ए पॉइंट, यहाँ पर बी पॉइंट, और करंट की डायरेक्शन इस तरह। चौथा ऑप्शन दे सकते हैं यही प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, फिर देंगे यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, फिर बोलेंगे करंट की डायरेक्शन इस तरह। तो इनमें आपने देखना है पहले कौन सा करेक्ट है, पहले आपने चार्ज के हिसाब से देखना है करेक्ट वो ये वाला है, ये वाला करेक्ट नहीं है, ये वाला करेक्ट नहीं है, ये वाला चार्ज के हिसाब से करेक्ट है। अब देखना है डायरेक्शन ऑफ करंट, देखिए यहाँ पर है पॉजिटिव, यहाँ पर है नेगेटिव, चार्ज यहाँ से यहाँ मूव करेगा, करंट यहाँ से यहाँ मूव करेगा, यानी ऑप्शन ही आएगा। कभी अगर इनका दिमाग खराब हो गया तो इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, ये याद रखना, इसलिए कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। अभी टाइम मत है उतना, वरना मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता, लेकिन अभी मैं इंपॉर्टेंट लाइंस को बता रहा हूँ। व्हाट इज साइनैप्स? साइनैप्स इज द जंक्शन, ठीक है, बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। देखिए दो न्यूरॉन्स इस तरह होते हैं, ये मान लो एक न्यूरॉन, ये इसके डेंड्राइट्स, अब मैं रफली डायग्राम बनाता हूँ, ये इसका एक्सन और ये है इसके साइनेप्टिक नॉब्स या साइनेप्टिक टर्मिनल्स। यहाँ पर है दूसरा न्यूरॉन, इसके है ये डेंड्राइट्स, इसके मैं बनाता हूँ इस कलर से, इसके ये है डेंड्राइट्स, और ये है इसका एक्सन, और यहाँ पर है इसके साइनेप्टिक टर्मिनल्स। ठीक है, अब आप ध्यान रखिए ये जो यहाँ पर जंक्शन बनता है, जंक्शन, ये वाला जंक्शन, ठीक है, ये वाला जंक्शन, इसको हम बोलते हैं, जो पहला न्यूरॉन होता है इसे हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और जो दूसरा न्यूरॉन होता है इसको हम बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। द जंक्शन फॉर्मड बाय द साइनेप्टिक टर्मिनल्स ऑफ द प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। इट इज द जंक्शन, इट इज नॉट द गैप।
याद रखना ये गैप नहीं होती है, ये जंक्शन होता है बिटवीन द साइनेप्टिक टर्मिनल्स ऑफ द प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। दिस जंक्शन इज नोन एज साइनेप्स। ठीक है, ये याद रखना। अब साइनेप्टिक क्लिफ्ट क्या होता है, कुछ न्यूरॉन्स में यहाँ पर गैप होती है, यानी ये मान लो यहाँ पर गैप होती है, उसको हम बोलते हैं उस गैप को साइनेप्टिक क्लिफ्ट। साइनेप्टिक क्लिफ्ट इज द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स between the axon terminals of the presynaptic neuron and the dendrites of the postsynaptic neuron. This gap is known as synaptic cleft, while that is this junction is known as synapse. ठीक है, अगर जंक्शन होगा गैप नहीं होगी तो उसे हम बोलते हैं साइनेप्स, अगर यहाँ पर गैप होगी दो न्यूरॉन्स के बीच उसे हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लिफ्ट। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स किन में पॉसिबल होता है, जिनमें साइनेप्स होता है, जिनमें जंक्शन होता है, ना कि गैप होती है। ठीक है, फास्टर होती है यही कौन से इलेक्ट्रिकल साइनेप्स रेयर होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स रेयर होते हैं और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स फास्टर होती है, क्योंकि यहाँ पर केमिकल रिलीज नहीं होती है, यहाँ पर गैप नहीं होती है, यहाँ पर डायरेक्ट ही मेम्ब्रेन टच हुए होते हैं और डायरेक्टली ही एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल होती है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे केमिकल साइनेप्स में, इसमें होती है साइनेप्टिक क्लिफ्ट, यहाँ पर जो एंड पर पहुँचती है एक्शन पोटेंशियल, फिर जो साइनेप्टिक नॉब्स होते हैं उनमें होते हैं वेजिकल्स, वो रिलीज़ करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर्स इस गैप के बाद दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होता है और वहाँ पर हो जाती है एक्शन पोटेंशियल न्यू जनरेट, वो ट्रांसफ़र होती है, तो इसमें लगता है टाइम, ये फास्टर नहीं होती है। केमिकल साइनेप्स इज़ नॉट फास्टर बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स, व्हाइल एज इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज़ फास्टर बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ द केमिकल्स। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स रेयर होते हैं हमारे सिस्टम में। इंपॉर्टेंट लाइन्स। ठीक है, ये जो केमिकल्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है, ये एक्सॉन टर्मिनल्स रिलीज करता है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जिसमें आते हैं कुछ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, कुछ होते हैं एक्साइटेटरी जो आपने हायर क्लास में देखने हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम में पहचान कौन सवाल आ सकता है, देखिए ये होता है एक्सॉन, ये होता है एक्सॉन का टर्मिनल। ठीक है, इसमें होते हैं ये साइनेप्टिक वेजिकल्स, जिनमें होता है ये न्यूरोट्रांसमीटर्स। जब ये यहाँ पर आते हैं तो बाइंड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ करते हैं। यहाँ पर होते हैं ये जो इस तरह बने हैं, ये है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पर रिसेप्टर्स, तो ये केमिकल्स इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होते हैं, तो यहाँ पर दूसरी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है, फिर इसके एंड पर यही होता है। इसी तरह ये केमिकल साइनेप्स चलती रहती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो है, ये वाली ये है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और बीच में ये जो गैप है इसे हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लिफ्ट। साइनेप्स में ये तीनों आते हैं, यानी प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन, साइनेप्टिक क्लिफ्ट एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो अब साइनेप्टिक क्लिफ्ट होता है ये क्या होती है, ये गैप होती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ये जो साइनेप्स होता है, साइनेप्स में सिर्फ प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन आपस में बंधे हुए होते हैं, उसे हम बोलते हैं सिर्फ साइनेप्टिक साइनेप्स। ठीक है, साइनेप्टिक क्लिफ्ट इज गैप, साइनेप्टिक क्लिफ्ट इज गैप। ठीक है, ये बात याद रखना, साइनेप्स एंड साइनेप्टिक क्लिफ्ट के डिफरेंस को समझ लेना। ठीक है, इसमें होते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, किस पे प्रेजेंट होते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के साथ, तो उसके साथ जब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड होते हैं तो उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है, इसी तरह ये ट्रैवल होती है। मैं जल्दी में इसलिए पढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइन्स को बता रहा हूँ। ठीक है, ब्रेन जो है ये क्या है, ये है कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम, ये आ सकता है। इसमें आ सकता है कि ब्रेन की जो ह्यूमन ब्रेन की जो कवरिंग होती है इनसाइड द स्कल, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है स्कल। ठीक है, याद रखना, स्कल के अंदर होते हैं मेम्ब्रेन जिनको हम बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस। क्रेनियल मेनिंजेस 3 लेयर्स में होते हैं। आउटर लेयर जो होती है, आउटर लेयर को हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर। मिडल लेयर जो होती है उसे हम बोलते हैं एराकिनॉइड, और जो इनर लेयर होती है उसे हम बोलते हैं पायामेटर। यही पायामेटर इनर लेयर असल में कांटेक्ट होता है विद द ब्रेन टिश्यू। ठीक है, ये बात याद रखना। ब्रेन के 3 पार्ट्स, मेजर पार्ट्स है, से फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। यहाँ पर आपको ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये पढ़ लेना, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर। फोर ब्रेन में क्या क्या आता है, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, मेजर पार्ट जो होता है ब्रेन का वो होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम में सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो होता है सेरेब्रम। ठीक है, याद रखना।
इसका मतलब फोर ब्रेन सबसे ज़्यादा होता है। फोर ब्रेन में कौन होता है सबसे ज़्यादा पोर्शन ऑफ द ब्रेन, दैट इज सेरेब्रम। ठीक है, याद रखना जो सेरेब्रम होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इनको जो सेपरेट करता है ट्रैक्ट ऑफ नर्व्स, उसे हम बोलते हैं कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम, ये याद रखना। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्या है ये बात याद रखना, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, उसे हम बोलते हैं ग्रे मैटर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ग्रे कलर का होता है, क्योंकि इसमें न्यूरॉन के सेल बॉडीज़ का हाईली कंसंट्रेशन होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में न्यूरॉन के जो सेल बॉडीज़ है वो हाईली कंसंट्रेटेड होते हैं, जो उसको ग्रेइश अपीयरेंस देते हैं, इसलिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स को हम बोलते हैं ग्रे मैटर। वाइल एज अगर हम देखेंगे, अगर हम दूसरा रीजन देखेंगे, यहाँ पर इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो आता है, इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो होता है वो होता है वाइट कलर का, क्योंकि उसमें होता है, उसे हम बोलते हैं वाइट मैटर। इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर को हम बोलते हैं वाइट मैटर, क्योंकि इसमें होती है हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एक्सॉन्स। ठीक है, याद रखना, उसमें होते हैं सेल बॉडीज़ की हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो होता है इसमें होते हैं बहुत सारे सेंटर्स जो कंट्रोल करते हैं बॉडी टेम्परेचर को, ईटिंग के अर्ज को यानी एपेटाइट को, ठीक है, इन ड्रिंकिंग अर्ज को, इनको कंट्रोल करता है। ठीक है, याद रखना एसोसिएशन एरियाज ये किस में प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं प्रेजेंट इन द किस में, दीज रीजन्स कॉल्ड एज एसोसिएशन एरियाज। ठीक है, ये बात याद रखना, ये किस में प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं फोर ब्रेन में, ये प्रेजेंट होते हैं सेरेब्रम में। कौन? एसोसिएशन एरियाज, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और क्या है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है, एक तो आता है इसमें हाइपोथैलेमस प्लस, ये याद रखना हाइपोथैलेमस प्लस, इसमें आता है एमिगडाला प्लस हिपोकैम्पस। ये तीनों मिलाकर बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब। इनकी क्या काम होती है? ये सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, ये इमोशनल रिएक्शन यानी रेज, एंगर, एक्साइटमेंट को कंट्रोल करता है। कौन? लिम्बिक सिस्टम। इसके बाद है मिड ब्रेन। इसमें दो ही चीज़ होती है, एक तो होती है इसमें कैनाल सेरेब्रल एक्वेडक्ट जो कैरी करता है, कौन? जो कैरी करता है कौन सा फ्लूइड? जो कैरी करता है, क्या बोलते हैं मुझे, CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या ट्रैवल कैरी करता है? इस कैनाल में होता है CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये होता है मिड ब्रेन में। और मिड ब्रेन में 4 राउंड स्वेलिंग्स होते हैं, लोब्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कार्पोरा कार्टेजेमिना। हैंड ब्रेन जो होता है, हैंड ब्रेन में होते हैं 3 पार्ट्स, पॉन्स वेरोलाई, सेरेबेलम एंड मेडुला। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पानस वेरोलाई भी, मेडुला को हम बोलते हैं मेडुला ओब्लांगेटा भी, याद रखना। मेडुला पार्ट होता है जो कनेक्ट होता है किसको, यानी नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कनेक्ट्स द ब्रेन विद द स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, ये याद रखना। और एक इंपॉर्टेंट याद रखना, व्हाट इज ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में क्या क्या आता है ये याद रखना। ब्रेन स्टेम में 3 चीज़ें आती हैं, पानस वेरोलाई, मेडुला ओब्लांगेटा, और इसमें आता है मिड ब्रेन। कौन कौन आता है? मिड ब्रेन, मेडुला ओब्लांगेटा एंड पॉनस वेरोलाई, ये तीनों बनाते हैं ब्रेन स्टेम, याद रखना। ब्रेन स्टेम कनेक्ट होता है विद द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन स्टेम में कौन सा पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच? मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, इतना ही आपके सिलेबस में है नीट के लिए। बाकी जो एज पर NTA सिलेबस है, आई होप आपको ये चैप्टर भी समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।